हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और चैप्टर का नाम है विकास डेवलपमेंट। दोस्तों, इस लेसन में हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। आइए समझते हुए चलते हैं कि टॉपिक और क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है विकास क्या है और विकास की विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए किस तरह अलग अलग अवधारणाएं हैं या किस तरह विकास के लक्ष्य गोल लोगों के अलग अलग है। सबसे पहले बात आती है कि विकास क्या है। तो विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार हम बदलावों पर, प्रगति पर, आगे बढ़ने पर बल देते हैं। दोस्तों, विकास अवधारणा का हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग स्वरूप होता है। उदाहरण स्वरूप एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है और अलग अलग लोगों के खेतों पर जाकर काम करता है, कभी बटाई के आधार पर, कभी वेतन के आधार पर। तो उस मजदूर की कोशिश यही होती है कि किस तरह मेरे पास एक कृषि योग्य भूमि का एक टुकड़ा आ जाए जिससे मैं अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर दूं। पंजाब का एक समृद्ध किसान की कोशिश यही होती है कि किस तरह इस साल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। HYV बीजों, आधुनिक मशीनों, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पंजाब का समृद्ध किसान या किसी भी देश के अन्य हिस्सों का किसान यही चाहता है कि इस साल प्रोडक्शन और ज्यादा हो, जिससे लाभ अधिक से अधिक कमाए। इसी तरह बेरोजगार युवक या युवती जो शहर या ग्राम कहीं पर भी हो सकता है। दोस्तों, बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेरोजगार व्यक्ति यही चाहता है कि किस तरह उसे रोजगार मिले ताकि वो अपने लक्ष्यों को जो उसने अपने जीवन के लिए रखे हैं उन्हें आसानी से इजीली क्लियर कर सके और अपनी मौलिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे। अमीर परिवार के बच्चे बच्चियां क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि किस तरह अपने जीवन को गतिशीलता दी जाए, नीड्स को क्लियर करने के साथ साथ अन्य सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया जाए और अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। विशेष रूप से फॉरेन जाना, उच्च लेवल की डिग्री को हासिल करना अमीर परिवार के बच्चे बच्चियों का क्या होता है? सपना होता है। इसके साथ ही नर्मदा घाटी का आदिवासी या नर्मदा घाटी के आदिवासी इंडिजिनस पीपल, वे लोग जो सैकड़ों हजारों सालों से एक क्षेत्र विशेष में रहते आए हैं। दुनिया में चेंजिंग आ चुकी, लेकिन उनकी संस्कृति, खान पान, पहनावा भी पहले जैसा ही है। दोस्तों, आज आदिवासी वर्ग भारत समेत पूरे विश्व में एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मानव का उनके वातावरण में हस्तक्षेप करना। कभी खनन के क्रियाकलापों के नाम पर, कभी बांध गतिविधियों के नाम पर उनके क्षेत्र में लगातार इंटरफेयर हो रहा है। तो नर्मदा घाटी का या किसी भी जगह का आदिवासी यही चाहता है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए, प्राकृतिक आपदाओं से मैं बचा रहूं और शहरी लोगों का हमारे जीवन और हमारे क्षेत्र में जो दखल है वो दखल पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, हमने पढ़ा विकास का स्वरूप हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की क्या विशेषता या क्या कैरेक्टरीज है। तो विकास अवधारणा जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लगातार आगे बढ़ने पर बल देते हैं और विकास का स्वरूप हर व्यक्ति के अनुसार, देश के अनुसार अलग अलग है। तो इस संदर्भ में विकास की कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल है, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि हर व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग अलग है। नेक्स्ट, एक के लिए विकास तो अन्य के लिए विनाश। विकास के बारे में एक रोचक पहलू यह है कि एक व्यक्ति के लिए विकास आगे बढ़ने का माध्यम है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए यही विकास विनाश का माध्यम है। उदाहरण स्वरूप खनन कंपनियों के लिए, बांध निर्माताओं के लिए बांध बनाना, खनन कंपनियों के लिए खनन एक्टिविटीज को करना अच्छा होता है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये दोनों ही चीजें विनाशकारी होती हैं। उनके आवास उजड़ जाते हैं, रोजगार आदि का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विकास की विशेषताओं के अंतर्गत तीसरी विशेषता है समावेशी विकास, यानी हमें एक ऐसे विकास को अपनाना चाहिए जो समावेशी हो, सबको आगे बढ़ाए, सबका उत्थान करे, सबको साथ लेकर चले। नेक्स्ट, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम आर्थिक विकास को ग्रोथ देना चाहते हैं तो दोस्तों हमें सामाजिक विकास को बढ़ावा देना होगा। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, अगर जापान जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सामाजिक विषमताओं को समाप्त कर दिया है और आर्थिक विकास को हासिल करने में से उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा विकास की विशेषताएं। नेक्स्ट, सार्वजनिक सुविधाएं या पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। सार्वजनिक सुविधाओं से हमारा अभिप्राय उन सुविधाओं से जिन्हें सरकार द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किया जाता है।
भारत जैसे देश में जहां आज भी 26% से ज्यादा लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, उस भारत जैसे देश में सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरत इस बात की कि इन सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाए। आजादी के पश्चात से लेकर आज तक लगातार सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और वह विस्तार आज भी लगातार जारी है। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत हम अलग अलग सेवाओं को, सुविधाओं को शामिल करते हैं, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देश की आजादी के बाद पीडीएस व्यवस्था, राशनिंग प्रणाली को मजबूत किया गया, जिसके तहत देश के अलग अलग भागों में राशन की दुकानों को खोला गया। नेक्स्ट, चिकित्सा सेवाएं। आज सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल्स अलग अलग भागों में मौजूद है, जिससे समाज का हर तबका लाभ उठा रहा है। परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, सामुदायिक हॉल, सामुदायिक पार्क, इन सबको हम सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक सुविधाओं का दायित्व सरकार का है। सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि जब तक अपने देश से निर्धनता, बेरोजगारी आदि का समापन ना हो, तब तक सार्वजनिक सुविधाओं पर एक बड़ा धन या बजट का हिस्सा रखा जाए, ताकि लोगों का जन कल्याण होता रहे और अपने जीवन का बेहतर ढंग से विकास कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट? तो राष्ट्रीय विकास से हमारा अभिप्राय एक देश का संपूर्ण विकास है। तो राष्ट्रीय विकास किसे कहेंगे, किस सिचुएशंस को कहेंगे हम राष्ट्रीय विकास? जब एक देश में कृषि का तेजी से उत्थान हो। आज भारत जैसे देश में 53% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, तो उन हालातों में जरूरत इस चीज की कृषि क्षेत्र का विकास हो कि हम खुद भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और विदेशों को भी हम अनाज का, कृषि उत्पादों का निर्यात करें। औद्योगिक विकास, उद्योग एक देश का आधार है। आज भारतीय कंपनियां विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही हैं, तो जरूरत इस बात की कि औद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को फोकस किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर कर सकें। इसके अलावा अनुकूल विदेशी व्यापार जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात शामिल होता है। जरूरत इस बात की कि हम विदेशी व्यापार को अपने अकॉर्डिंग बनाए, यानी निर्यात का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए विदेशी व्यापार में। मानव पूंजी, राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है कि एक देश में मानव पूंजी उच्च रूप में हो। ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी से हमारा अभिप्राय एक देश के योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और स्किल्ड पर्सन्स हैं। दोस्तों, अगर एक देश मानव पूंजी का स्वरूप है, तो उस देश को आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, हर तरह से मदद ही मिलेगी। उदाहरण स्वरूप नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा, जापान जैसे देश आज अगर आ गए हैं, तो उसके पीछे मुख्य कारण मानव पूंजी का रूप। नेक्स्ट, मजबूत आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे लेवल का मौजूद है, तो राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, ये हमने पढ़ा राष्ट्रीय विकास के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WB वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार राष्ट्र का विकास वर्गीकरण करें। WB विकास के अनुसार राष्ट्र का वर्गीकरण कैसे करता है? तो WB द्वारा राष्ट्रों के विकास वर्गीकरण के लिए 3 अवधारणाएं अपनाई गई है, जैसे समृद्ध देश, मध्य आय वाले देश और निम्न आय वाले देश। समृद्ध देश वे देश है जहां प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में 12,056 रुपए पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। यानी समृद्ध देश वे देश है जहां प्रति व्यक्ति आय डॉलर में 12,056 रुपए या इससे अधिक है, उन देशों को हम समृद्ध देश का नाम देते हैं। मध्य आय देश वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय सालाना 1,820 रुपए या 1,820 रुपए या इसके समकक्ष है। भारत मध्य आय वाले देशों में शामिल होता है। और निम्न आय देश वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय सालाना US डॉलर में 995 रुपए या इससे कम है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक के अनुसार राष्ट्रों का विकास वर्गीकरण। विकास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने चलता है, क्या है HDR या मानव विकास रिपोर्ट? तो विकास को मेजर करने का सबसे बेहतर पैमाना HDI पैमाना है। HDI पैमाना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक वह रिपोर्ट है जिसका उपयोग 1990 से UNDP कर रहा है। UNDP में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दुनिया के अलग अलग देशों के विकास को मापने के लिए, मेजर करने के लिए 1990 से UNDP HDI सूचकांक का उपयोग कर रहा है और इस रैंकिंग के अनुसार अलग अलग देशों को वह इंडेक्स देता है, मार्क्स देता है। HDI के अंतर्गत 3 सूचकांक या 3 इंडेक्स हैं। फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सेप्टेंसी, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों, HDI के अंतर्गत 3 इंडेक्स हैं।
प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्वरूप। प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत देखा जाता है कि एक देश में सालाना औसत आय कितनी है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आयु कि एक देश में लोग कितने समय तक जीवन जीते हैं। और शिक्षा का स्वरूप, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल कितना है और कितना नहीं। इन तीन इंडेक्स के बेस पर ही एसडीआई रैंकिंग सालाना जारी की जाती है। दोस्तों 2022 की एसडीआई रिपोर्ट में भारत का स्थान 191 देशों में 132 स्थान पर बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि एसडीआई रिपोर्ट में हम काफी हद तक नीचे हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड जैसे देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे स्थानों पर है। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका 73 इंडेक्स, भूटान 127, बांग्लादेश 129 भी कहीं ना कहीं भारत से काफी हद तक अच्छे हैं। तो जरूरत इस बात की कि हम एसडीआई की दृष्टि से फोकस करें और विकास का ऐसा स्वरूप स्थापित करें जिससे सभी का उत्थान हो। दोस्तों विकास डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट अगली क्लासेस में हम आपको समझा कर चलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अब हम आपको विकास डेवलपमेंट पार्ट सेकंड के बारे में लेके चलेंगे, जिसमें हमने 3 टॉपिक या क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि राष्ट्रों या राज्यों की तुलना के क्या आधार हैं। अगर हम अलग अलग राष्ट्रों की या राज्यों की तुलना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन घटकों को देखना होगा। दोस्तों हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 3 राज्य हमारे भारत के, हरियाणा, केरला और बिहार। प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपये है, जबकि केरला की प्रति व्यक्ति आय 1,40,190 रुपये, जबकि बिहार की 31,454 रुपये है। यदि प्रति व्यक्ति आय को देखें तो हमें पता चलेगा कि हरियाणा का लेवल ऊंचे स्तर पर है। लेकिन अगर अन्य चीज़ों को देखें, अन्य आधारों को देखें तो पता चलेगा हरियाणा का लेवल डाउन हो रहा है। शिशु मृत्यु दर का अनुपात हरियाणा में 33 है, जबकि केरला में वही 10 है, जबकि बिहार में 38 है। शिशु मृत्यु दर से हमारा अभिप्राय 1000 बच्चों पर 1 साल में मरने वाले बच्चों की संख्या से है। इसी तरह साक्षरता दर हरियाणा में 82% है, जबकि यही साक्षरता दर केरला में 94% है और बिहार में साक्षरता दर 62% है। निवल उपस्थिति अनुपात यानी स्कूल में जाने वाले बच्चों का परसेंटेज हरियाणा में 61% है 14 साल तक की आयु के बच्चों का, केरला में 83% है, जबकि बिहार में 43% है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पर या आय के आधार पर हम विकास को सही ढंग से मेजर नहीं कर सकते। अगर हम राष्ट्र या राज्यों की तुलना करना चाहते हैं तो इसके लिए अन्य चीज़ों को भी हमें देखना होगा, जैसे कि शिक्षा का स्वरूप क्या है, औसत आय का स्वरूप क्या है, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आयु का रूप क्या है, कल्याण की सिचुएशंस क्या है, सबका स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार सुविधाएं, रोजगार का रूप कैसा और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इन सब घटकों के बेस पर हम राष्ट्र या राज्यों की तुलना करते हैं तो इसका परिणाम काफ़ी हद तक सकारात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की सतत अवधारणा या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सतत विकास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय विकास के उस रूप से है जिसके अंतर्गत हम इस बात पर बल देते हैं कि हम विकास तो करें लेकिन वो विकास पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल हो। आज हमारा पर्यावरण जब तरह तरह से प्रदूषित हो चुका है, विनाश के कागार पर चल रहा है, तो सिचुएशंस में हमें सतत विकास या विकास की सतत अवधारणा को अपनाना जरूरी है। दोस्तों सतत विकास को पाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे पर्यावरण अनुकूल भवन बनाए जाए, जो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो बिल्डिंग उस टाइप की बनाई जाए कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, सर्दी गर्मी वर्षा के अकॉर्डिंग या अनुकूल हो, किसी तरह की कोई समस्या हमें उत्पन्न ना हो। इसके अलावा आवागमन के लिए, आने जाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्राइवेट व्हीकल्स की जगह सार्वजनिक परिवहन साधनों का प्रयोग करें, मेट्रोस, बसेस वगैरह। ऊर्जा के नवीकरणीय साधन, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनका हम उपयोग करें। इसके अलावा संसाधनों का सीमित प्रयोग करें। दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को लिमिट करें, इसके साथ ही संसाधनों का सीमित प्रयोग करें, साथ ही वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया जाए। एक देश में 33% हिस्से में वनों का होना जरूरी है, हमारे भारत में 21% हिस्से में ही वन है। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि हम वृक्षारोपण पद्धति को बढ़ाएं। इसके अलावा 4R पद्धति, रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर जैसी पद्धति को अपनाया जाए। इसके साथ ही वाहनों का CNG व्हीकल्स का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों अगर हम इस पैटर्न को अपनाते हैं तो हमारा मानना है कि हम सतत विकास की अवधारणा को कुछ हद तक पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य क्या है। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2005-2030 की अवधि के लिए 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें हम SDG के नाम से जानते हैं। इन 17 लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धनता का समापन किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जाएगा, पूरे विश्व में स्वास्थ्य रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, सतत विकास की स्थापना की जाएगी, सतत शहर ऐसी बस्तियों का निर्माण किया जाएगा जो पर्यावरण अनुकूल हो, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और जैव विविधता की रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों विकास डेवलपमेंट चैप्टर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।